अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आज हमारी तीसरी क्लास है एफएफआर की। अच्छा जी, हमने लास्ट क्लास तक कोई रिपोर्टिंग डेट के कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे। फुल गुडविल देखा था, पार्शियल गुडविल देखा था। हमने ये देखा था कि भाई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स कैसे होती हैं और कोई कंटीजेंट लायबिलिटी होगी तो उसको कैसे अकाउंट फॉर करना है, रिपोर्टिंग पे क्या करना है, रखना है नहीं रखना, जीरो रखना है, व्हाट्सोएवर द केसेस। हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। अच्छा जी, आज की क्लास के हमारे दो एजेंडा हैं। पहला ये है कि जैसे हम अपने सारे एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं तो जो सब्सिडरी की बुक्स में इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उनको भी हम रीवैल्यू करते हैं। तो उसके लिए एक बेसिक सा माइनर सा कॉन्सेप्ट है, वो हमें यहाँ डिस्कस करना है। और फिर आज हमें ये देखना है कि अगर पेरेंट सब्सिडरी को कोई गुड्स बेचे या पीपीई बेचे, या सब्सिडरी पेरेंट को कोई गुड्स बेचे या पीपीई बेचे या कोई डिविडेंड दे, तो उसको कैसे अकाउंट फॉर करना है। तो आए जी, शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं अपने इस लेक्चर की। अच्छा जी, अगर मैं आपको इंटेंजिबल्स की बात बताऊं तो आपको इसमें दो चीजें जहन में रखनी है कि आपके कुछ इंटेंजिबल्स ऐसे होंगे जो सब्सिडरी की किताबों में एट द डेट ऑफ एक्विजिशन मौजूद होंगे, उसको मैं कहूंगा ऑन द बुक्स इंटेंजिबल। और कुछ इंटेंजिबल्स ऐसे होंगे जो सब्सिडरी की किताबों में मौजूद नहीं होंगे, उसको मैं कहूंगा ऑफ द बुक्स इंटेंजिबल्स, यानी सर वो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है। अब आप कह रहे होंगे सर ये आपने कैसे बात कह दी कि ऑफ द बुक्स कैसे इंटेंजिबल होंगे। पहली एग्जांपल देता हूं। आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है, सही है जी, वो फॉर एग्जांपल बाय द पैसेज ऑफ टाइम कस्टमर से डीलिंग करती रही, उसकी बाय द पैसेज ऑफ टाइम एक कस्टमर लिस्ट बन गई। तो आप मुझे एक बात बताएं, वो जो कस्टमर लिस्ट उसकी बनी है वो तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम बनी है ना, सही है जी। इदारे को ये तो नहीं पता कि वो लिस्ट कितने में बनी है, बट हाँ अगर वो इदारा चाहे तो इस लिस्ट को उठा के मार्केट में सेल आउट कर सकता है। तो हम ये कहेंगे कि इस इदारे के पास ये कस्टमर लिस्ट एक इंटेंजिबल तो है जो कि उसने अपनी किताबों में रिकॉर्ड नहीं किया होगा। रीजन ना रिकॉर्ड करने का यह है कि वो कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं कर सकता। बट आप अपने आप पे रख के सोचें कि जब आप किसी कंपनी की वैल्यूएशन कर रहे हैं, लेट से पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदने का सोचा और उसके सारे एसेट्स पिक किए, उस एसेट्स में सॉफ्टवेयर भी आ रहा था। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं उसकी बुक्स में जो सॉफ्टवेयर आ रहा है वो भी तो एक इंटेंजिबल है, पर सर वो कहलाएगा ऑन द बुक्स, तो उसको तो मैं फेयर वैल्यू पे लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इंटेंजिबल्स उसकी किताबों में नहीं है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन मींस उसके नेट एसेट्स में भी नहीं है। पर आप खुद सोचें, वो जो इंटेंजिबल उसका ऑफ द बुक्स है पर उसका इंटेंजिबल तो है ना, वो उसकी मार्केट में उसको बेच तो सकता है ना, तो उसकी फेयर वैल्यू तो होगी। तो स्टैंडर्ड यही कहता है कि अपॉन एक्विजिशन आप ये देखें कहीं कोई ऐसे ऑफ द बुक्स ऑफ बैलेंस शीट आपके कोई इंटेंजिबल्स तो नहीं है जो कि एग्जिस्ट तो करते हैं बट उसकी किताबों में रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि सब्सिडरी कॉस्ट मेजर नहीं कर सकता। देखें, कॉस्ट का मेजर होना एक अलग बात है, फेयर वैल्यू का मेजर होना एक अलग बात है। कोई भी बंदा वो चीज बेचेगा तो वो आपसे डेफिनेटली पैसे चार्ज करेगा। तो आए इसकी एक समरी देखते हैं। अच्छा जी, मैं देखूं कि ऑन द बुक्स में भी दो केसेस होंगे, या तो उस इंटेंजिबल की जो ऑन द बुक्स आपने एट द डेट ऑफ एक्विजिशन पिक किया है, या तो उसकी फेयर वैल्यू होगी या तो उसकी फेयर वैल्यू नहीं होगी। सिंपल सी बात है, अगर उसकी फेयर वैल्यू होगी तो वो जितने पे कैरी हुआ है कैरिंग अमाउंट को फेयर वैल्यू से कंपेयर करेंगे, एक्सेस को रिकॉर्ड करेंगे और अमोटाइज करेंगे, जैसे आज तक हमने पीपीई में किया है। तो सर इसका ट्रीटमेंट देखें क्या है। इसका ट्रीटमेंट ये कंपेयर विद कैरिंग अमाउंट, रिकॉर्ड, एक्सेस एंड अमोटाइज। अच्छा, अब व्हाट इफ ऐसा हो कि एक इंटेंजिबल सब्सिडरी की किताबों में रिकॉर्डेड है, मतलब ऑन द बुक्स है, और उसकी फेयर वैल्यू मार्केट में जीरो है, तो डेफिनेट सी बात है यू आर नॉट गोइंग टू पे फॉर दैट एसेट। अच्छा सर, तो फिर सब्सिडी ने क्यों रिकॉर्ड की भाई? उसने उसके लिए तब पे किया होगा, वो कॉस्ट होगी, उसने कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया हुआ होगा। आपके लिए उसकी मार्केट में फेयर वैल्यू जीरो, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू पे नथिंग फॉर दैट एसेट। तो आपने उसको डी रिकग्नाइज कर देना, माइनस कर देना। पर एक बात याद रखिएगा, एक्विजिशन पे माइनस कर देने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो रिपोर्टिंग से भी माइनस हो गया है। आपने यही चीज रिपोर्टिंग से भी उठा के माइनस करनी है जितने पे वो कैरी हो रही है रिपोर्टिंग डेट पे। यह आपने मेक श्योर करना है, क्योंकि ग्रुप के लिहाज से, पेरेंट के हिसाब से उसने, ग्रुप ने उसके लिए कुछ पे नहीं किया। तो सर इसका ट्रीटमेंट यह है कि हमने उसको सिंपली डी रिकग्नाइज करना है। अच्छा, ये तो बात हो गई उन इंटेंजिबल्स की जो ऑन द बुक्स थे, या तो उसकी फेयर वैल्यू थी या तो उसकी फेयर वैल्यू नहीं थी। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे इंटेंजिबल्स की जो कि ऑफ द बुक्स हैं। अच्छा, मैंने नेट एसेट्स की वैल्यूएशन की, मुझे सामने वाली कंपनी ये कह रही है कि भाई आपने तो अभी उनको वैल्यू किया है जो मेरी किताबों में है, आप उनकी तो बात करें जो मेरी किताबों में नहीं है। तो मैंने कहा भाई जब किताब में नहीं तो मैं क्यों दूं?
तो उसने कहा कि भाई आपने अभी इससे पहले जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, गुडविल के भी तो पैसे दिए थे, गुडविल भी तो मेरी किताबों में नहीं थी, और गुडविल मेरी किताबों में इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं कर सकता, बट हाँ अगर मैं फेयर वैल्यूएशन कर रहा हूँ, आप जितने मुझे ज्यादा पैसे देंगे वो मेरी गुडविल के हैं। तो वो बोल रहा है कि भाई गुडविल निकालने से पहले ये बहुत सुकून से समझिएगा, बहुत सुकून से समझिएगा, ये बात बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे नेट एसेट्स में, सही है, शेयर कैपिटल 100 का है, सही है जी, रिटेन अर्निंग 100 की है, ये आ गया 200, अजम्पशन है। अच्छा अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि मैं अगर कोई कस्टमर लिस्ट है जो कि सब्सिडी ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की हुई है बट उसकी है, उसकी मार्केट में फेयर वैल्यू रिलायबली असेस हो सकती है, तो वो कहता है कि भाई इस आप जो कस्टमर लिस्ट है आपकी उसको अलग से रिकॉर्ड करना। अच्छा उसको अलग से रिकॉर्ड करना तो सर फिर इसके नेट एसेट्स लॉजिकल सी बातें इंक्रीज हो जाएंगे। हमने कहा ये 100 है, ये भी 100 है, ये 50 है, सर कुल मिला के 250 हो गया। आपने कहा गुडविल की कैलकुलेशन में अगर मैं कंसिडरेशन रखता हूं लेट से 300 की या 350 की, व्हाट्स एवर द केसेस, हमने कहा नेट एसेट्स अज्यूमिंग 100% रखे तो गुडविल आ गई मेरी 100 की। मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस कस्टमर लिस्ट को अलग से पार्क नहीं करते ना तो आपकी गुडविल 150 आती और आप ये कह रहे होते कि मैंने टेक्निकली गुडविल के लिए 150 पे किए, जबकि आपने उस 150 में से 50 गुडविल के पे नहीं किए होंगे, 50 कस्टमर लिस्ट के पे किए होंगे। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑफ द बुक्स इंटेंजिबल्स को भी अकाउंट फॉर कर लेना। अगर उसकी फेयर वैल्यू है, उसकी डेफिनेट लाइफ है, तो आप उसको क्या करना जी, आप उसको रिकॉर्ड करना और अमोटाइज करना। रिकॉर्ड भी आप करें तो डेफिनेटली अमोटाइज भी आप करेंगे क्योंकि सेपरेट बुक्स में ये हरगिज मौजूद नहीं है। अच्छा अब मैं अगर बात करूं ऐसे इंटेंजिबल की जो कि जिसकी फेयर वैल्यू होगी इनडेफिनेट लाइफ होगी, ये इनडेफिनेट लाइफ है, यहां पे ये टाइपिंग मिस्टेक है। अच्छा अगर इनडेफिनेट लाइफ होगी तो सिंपली आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि वो टेक्निकली गुडविल ही होगी। टेक्निकली कह रहा हूं, उसके अलावा भी हो सकते हैं तो उसको अलग से इनकॉर्पोरेट करना। तो जो गुडविल आपका एक एसेट है, सही है जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि गुडविल जो आप निकालते हैं वो तो कॉस्ट रिलायबली मेजर आप कर सकते हैं ना, क्योंकि आपने कहा इतने के नेट एसेट्स थे, मैंने उसके अंदर कस्टमर लिस्ट भी इनकॉर्पोरेट कर ली, फिर भी उससे ज्यादा पे कर रहा हूं तो वो डेफिनेटली गुडविल के हैं। तो क्या सर हम अभी अपनी एग्जाम्पल में ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मैंने 2 ऑफ द बुक्स इंटेंजिबल सीखे, एक कस्टमर लिस्ट उसको अलग से इंक्लूड किया फिर भी ज्यादा पे किए तो गुडविल के लिए पे किए। और आपको ये बात प्लीज याद होनी चाहिए कि अगर आप ऑफ द बुक्स इंटेंजिबल्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो गुडविल की वैल्यूएशन गलत आएगी। तो आप ये अज्यूम कर रहे होंगे कि आपने सारे पैसे किसके लिए दिए, गुडविल के लिए। और गुडविल एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट है जिसकी लाइफ असेस नहीं हो सकती क्योंकि वो कभी भी अमोटाइज नहीं होती। हाँ अलबत्ता वो इम्पेयर लाजमी होती है, इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं लिखा हुआ, इनडेफिनेट लिखा हुआ है। तो सर हम इसको क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, दैट्स इट। अमोटाइज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारी लाइफ है वो डिटरमाइन नहीं हो सकती है। अच्छा जी सर अब समझ लेते हैं इंट्राग्रुप एडजस्टमेंट। सर इंट्राग्रुप एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या है भाई? क्या ऐसा हो सकता है कि पेरेंट सब्सिडरी को कोई गुड्स बेचे तो उसका कोई रिसीवेबल बुक करे, और सब्सिडरी पेरेंट को कोई गुड्स बेचे तो उसका कोई रिसीवेबल बुक करे, कॉरस्पॉन्डिंगली पेरेंट उसका पेएबल बुक करे? देखें याद रखें ये अलग अलग एंटिटीज हैं, तो एक का रिसीवेबल दूसरे का पेएबल और एक का रिसीवेबल दूसरे का पेएबल मेक सेंस, बट आप जब कंसोलिडेशन करते हैं तो ये बन जाते हैं एक एंटिटी, और जैसे ही एक एंटिटी बन जाते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि अपने आप से रिसीवेबल है और अपने आप से पेएबल है, क्योंकि यू टोल्ड मी, आपने हमें समझाया था सर कि ये प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी है, तो सिंगल एंटिटी में अपने आप से कभी भी रिसीवेबल नहीं आ सकता। यू कैन टेक्निकली से कि जो भी रिसीवेबल पेएबल आएंगे ग्रुप के बाहर के आएंगे, और प्रॉफिट की भी कुछ इंप्लीकेशंस होंगी, वो भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो आज जी बिस्मिल्लाह करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जाम में कोई सवाल आओ उसमें इंटर ग्रुप एडजस्टमेंट नहीं हो। हमें सीए फाइनल के लेवल को भी टच करना है तो वो भी मैं इंक्लूड करता रहूंगा। तो अब टेक्निकली आप समझ सकते हैं कि आपका वो पहलू शुरू होने लगा है। चलिए जी सर, सबसे पहली अगर मैं बात करूं रिसीवेबल एंड पेएबल बिटवीन पेरेंट एंड सब्सिडरी। अच्छा हमने कहा कि भाई टेक्निकली पेरेंट एंटिटी ने सेल किए कोई 1,50,000 रुपए की, तो पेरेंट एंटिटी ने एक एंट्री बनाई होगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट 1,50,000 से। अच्छा जी, जो सब्सिडरी है उसने एक एंट्री बनाई होगी सर इन्वेंट्री डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 1,50,000 से। अच्छा इस एग्जाम्पल में जो पहली मैं दे रहा हूँ उसमें मैं प्रॉफिट के एलिमेंट को इग्नोर कर रहा हूँ, वो अगली एग्जाम्पल में बताऊंगा, तो इसको प्लीज
अपने दिमाग में रखिएगा, अभी मैं बैलेंस शीट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, बैलेंस शीट के पर्सपेक्टिव से कि बैलेंस शीट में क्या एडजस्टमेंट्स होगी, क्योंकि हम अभी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट सीख रहे हैं। अच्छा जी, फिर मैंने कहा कि अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलेंगे तो पेरेंट एंटिटी की किताबों में मैंने एज्यूम किया कि रिसीवेबल आ रहा है 2.5 लाख का। सर सेल तो 1.50 की हुई है, तो भाई बाकी रिसीवेबल किसी और से भी तो हो सकता है ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ इस 2.5 लाख के अंदर 1,50,000 का जो रिसीवेबल है वो सब्सिडरी से है। चलें जी आगे देखते हैं। सर सब्सिडरी की बुक्स में अकाउंट्स पेबल आ रहा है 350 का। सर उसने परचेजेस तो 150 के किए, तो भाई बाकी पेबल किसी और को होगा। अच्छा, आपने आज तक जितने भी सवाल किए मेरे साथ, सही जी, आपने उसमें क्या किया था, पेरेंट और सब्सिडरी के बैलेंसेस को मिला दिया था रिपोर्टिंग डेट पे। पर ऑनवर्ड्स आपने ज़रा ख्याल रखना है कि जब पेरेंट और सब्सिडरी के बैलेंसेस को मिलाओ तो देखना कहीं उसमें आपस के बैलेंसेस तो नहीं है। उसमें आपस का रिसीवेबल रिसीवेबल से हटा देना, आपस का पेबल पेबल से हटा देना, बैलेंस शीट टैली रहेगी। जितने डेबिट हटा रहे हो उतना ही क्रेडिट तुम हटा रहे हो, बैलेंस शीट क्या रहेगी सर, टैली रहेगी। आए देखते हैं इसको। सर हमने कहा कि अगर मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाता तो कुछ इस तरीके से लगती। अब ये मत समझना ये टैली नहीं है, क्योंकि ये उसके एक्सट्रैक्शन सिर्फ इन दो चीज़ों के हैं। अच्छा जी, हमने कहा सर हम एक एडजस्टिंग एंट्री क्या बनाएंगे, इसको हम कहते हैं मेमोरेंडम अकाउंट्स में एंट्री मारना, यानी सिर्फ कंसोलिडेटेड बुक्स में, क्योंकि आपको पता है उसका तो कोई ट्रायल बैलेंस बनता नहीं, हम सिंपली 1+1 2 कर देते हैं इसमें। अच्छा जी, हमने इसमें क्या किया, अकाउंट्स पेबल को खत्म किया, अकाउंट रिसीवेबल को खत्म किया। तो अब जो एडजस्टेड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनी, तो 2.5 लाख में से अगर मैं 1.5 लाख निकाल दूं तो 1 लाख का रिसीवेबल बचा, और 350 में से अगर 150 का पेबल हटा दूं तो मेरे पास 2 लाख बचा। ये सोलली अब ये रिसीवेबल पेबल शो कर रहा है ग्रुप के बाहर का। तो सर इस चीज से हमने क्या सीखा कि आपस का रिसीवेबल पेबल जो भी होगा हम उसको रिपोर्टिंग डेट की बैलेंस शीट बनाते वक्त सिंपली उसको माइनस कर देंगे, ताकि अपने आप से रिसीवेबल अपने आप से पेबल एलिमिनेट हो जाए। सर अगली एग्जांपल पे चलते हैं। इंट्रा ग्रुप सेल सीखते हैं और परचेज सीखते हैं और देखते हैं उसके प्रॉफिट पे इंपैक्ट क्या होंगे। प्रॉफिट पे इंपैक्ट सुनिएगा। अच्छा भाई, पहला केस ये है कि पेरेंट ने सब्सिडरी को गुड्स बेचे और सब्सिडरी ने 100% उठा के उसको ग्रुप के बाहर बेच दिया। तो इस केस में क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं आए वो सीख लेते हैं। अच्छा जी, अब मैं कह रहा हूं कि ये एक डब्बा एक ग्रुप है, यानी पेरेंट और सब्सिडरी का एक सर्कल एक घर है। मैंने कहा कि सर ग्रुप के अंदर ये माल एंटर हुआ है 100 पे, जिसको मैं अपनी जबान में कहता हूं अल्टीमेट कॉस्ट। मैंने कहा सर इसने ये 100 रुपए की चीज 150 की उठा के किसको दे दी, सर सब्सिडरी को उठा के बेच दी। तो कितने का इसने जीपी बुक किया, सर 50 का। अच्छा, जो मेरी 150 की सेल है, सामने वाले ने अपनी क्या बुक की होगी, सर कॉस्ट ऑफ सेल्स बुक की होगी। डेफिनेट सी बात है, जब उसने 100% माल उठा के बेचा है तो आप क्या ये समझ सकते हैं कि जो मेरी सेल्स है उसने इन्वेंट्री डेबिट किया होगा, फिर इन्वेंट्री को क्रेडिट करके सीओजीएस को डेबिट किया होगा, और उसने ये बेचा आगे 200 का है। तो सर इसने भी प्रॉफिट कमा लिया 50 का। अच्छा, अब मैं ये कह सकता हूं कि ग्रुप ने एक एंटिटी ने ये चीज ग्रुप के बाहर 200 की बेची है, ग्रुप के अंदर ये चीज आई कितने की है, 100 की है। तो क्या मैं कह सकता हूं अगर मैं एक घर का प्रॉफिट निकालूं, तो सर एक घर का प्रॉफिट आता है 100 का। यानी अगर मैं इसको एक इदारा मानूं, पेरेंट और सब्सिडरी को ग्रुप को एक एंटिटी मानूं, तो ग्रुप के अंदर आई ये चीज 100 की, गई 200 की, तो ग्रुप ने कितना कमाया, सर 100 कमाया। अच्छा, अब जब मैं इंडिविजुअलिटी में इनके प्रॉफिट्स देखूं तो उसका सम भी क्या बनता है, सर 100 ही बनता है। यानी सर इस केस में आपको समझाना यह था कि अगर पेरेंट सब्सिडरी को कोई गुड्स बेचे और सब्सिडरी 100% उठा के उसको आगे बेच दे, तो कोई प्रॉफिट की एडजस्टमेंट नहीं होगी, प्रॉफिट उतना ही आएगा जितना आना चाहिए। ये आपके सामने मैंने इलस्ट्रेटिव एग्जांपल रखी है। सर अब ये देखें, सर इसमें कुल मिला के 100 आया। अच्छा जी, हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि नो एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट, ओनली रिसीवेबल एंड पेएबल इज एलिमिनेटेड। अच्छा जी, हम देखेंगे कि पेरेंट एंटिटी ने ये इन्वेंट्री खरीदी थी 100 की, अकाउंट रिसीवेबल और सेल्स बुक कर ली 150 की, और सीओजीएस चार्ज कर ली। देखो एक बात समझो मेरी, मैंने ये किया है कि एक 100 रुपए की चीज जो इदारे में आई थी यानी ग्रुप में आई थी, उसको मैंने 150 का बना दिया था। यानी सेल मैंने 150 की करके 50 का प्रॉफिट बुक कर लिया था। क्या बच्चों में ये कह सकता हूं कि जब तक ये माल ग्रुप के अंदर यानी इस डब्बे के अंदर है तब तक ये प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, ये 50 के प्रॉफिट का मसला होता, पर वो कब होता, जब ये माल सब्सिडरी की किताबों में मौजूद रहता, तब ये मसला होता।
तो सर मुझे एक बात बताएं, सब्सिडी ने जैसे ही इसको परचेज किया उसने एक एंट्री बनाई, इन्वेंट्री डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट में। अब भी इस बात पे मुत्तफिक हूं कि इस एंट्री के बाद भी ये प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ। प्रॉफिट रियलाइज का मतलब ये है कि एक ग्रुप के बंदे ने दूसरे बंदे को ग्रुप के अंदर ही चीज बेची है, तो वो प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं कहलाएगा अनलेस वो इसकी रिकवरी बाहर से कर ले। तो इस केस में देखें, इसने 150 की चीज आगे उठा के कितने की बेच दी है सर? 200 की। सीओजीएस चार्ज की 150 का। तो टेक्निकली क्या मैं कह सकता हूं, जो 50 रुपए का इंक्रीमेंटल प्रॉफिट थे, जो ज्यादा प्रॉफिट अपने आप को बेचा था, वो भी बाहर से रिकवर हो गया है। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि जब पेरेंट सब्सिडी को कुछ बेचे और सब्सिडी आगे उसको टिका दे, या सब्सिडी पेरेंट को कुछ बेचे और पेरेंट आगे पूरा बेच दे, प्रॉफिट की कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। बट हाँ, आपको एक चीज याद रखनी है, आपस का रिसीवेबल और आपस का पेबल एलिमिनेट होगा, जो पीछे केस में सिखाया था। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा जी, अब दूसरा केस है हमारा ये कि सर अगर व्हाट इफ के कुछ इन्वेंट्री रह जाए, तो आपको याद होना चाहिए, अभी मैंने पीछे सिखाया कि डेफिनेट सी बात है कि जो मेरा प्रॉफिट कमाया हुआ है वो अभी कुछ ना कुछ इदारे के अंदर है, वो बाहर से रिकवर नहीं हुआ। तो क्या मैं उसको प्रॉफिट मानूंगा या उसको हटा दूंगा? सर डेफिनेटली हटा दूंगा। कैसे हटाऊंगा उसको अभी एक इलस्ट्रेशन के जरिए समझ लेते हैं। अच्छा सर, मैंने अज्यूम ये किया कि वही चीज वापस ग्रुप के अंदर आई है 100 रुपए की। मैंने कहा सर चले, मेक सेंस। उसने 150 की उठा के किसको बेच दी भाई? सब्सिडरी को। अच्छा, सब्सिडरी ने क्या किया, समझिएगा मेरी बात को फोकस के साथ। सब्सिडरी ने किया ये कि 150 रुपए की जो इन्वेंट्री अपनी बुक की होगी, तो 150 का 40% बनता है सर 60। यानी उसने पूरे 150 की इन्वेंट्री में से बच्चों कितना सीओजीएस में चार्ज कराया सर? 40%। तो उसने देखिए सीओजीएस में चार्ज करा दिया। अब उसने ये 40% इन्वेंट्री जो उसको 150 की पड़ी थी, इसका 40% 60 उसने सीओजीएस में रिकॉग्नाइज किया, और ये 40% उसने बेचा है 95 में। तो सर इसने प्रॉफिट कमा लिया 35 का। क्या मैं कह सकता हूं कि अब समझने के लिए ग्रुप की सेल तो वो होगी ना जो अल्टीमेटली ग्रुप के बाहर जा रही है, अल्टीमेट सेल्स। बात समझ रहे हो? पर यह भी बात याद रखो कि ये सेल सिर्फ 40% गुड्स की है। ये सेल सिर्फ कितने गुड्स की है भाई? 40% गुड्स की है। अच्छा जी, अब मैं अगर ग्रुप की सेल देखना चाहूं तो ग्रुप की सेल है 95। बट आपको एक और चीज बताता चलूं मैं यहाँ पे, चीज ये है कि ग्रुप के लिए कॉस्ट 100 नहीं है, 100 का भी 40% है। क्योंकि आप देखें ना, अगर आप इसको एक इदारा मानते हैं तो ये चीज ग्रुप के बाहर 95 की गई है, ग्रुप में आई 100 की थी। तो ग्रुप के हिसाब से जो अल्टीमेट कॉस्ट है 100 है, क्या वो पूरी बिक गई है? या अगर मैं इसको एक इदारा मानूं, इसका भी 40 चार्ज होना चाहिए था, तो ग्रुप के हिसाब से इसको भी 40 चार्ज होना चाहिए था, प्रॉफिट होना चाहिए था 55 का। पर सर अब अगर मैं देखूं, इन दोनों का सम बनता है 85, और मैं जो ग्रुप का प्रॉफिट देख रहा हूं वो आना चाहिए 55। सर ओवर स्टेटमेंट कितने की है? 30 की है। अब एक बात तो मैं समझाता चलूं, फिर इसको इलस्ट्रेशन को आगे भी लेके चलता हूं। मैं सिंपल एक काम करूंगा एग्जाम में कि सर मुझे पता है कि यही 50 सामने वाली सब्सिडरी की इन्वेंट्री में मौजूद है, और ये इंक्रीमेंटल 50 जब तक इन्वेंट्री में मौजूद होगा सामने वाले की, जब तक ये आगे बेच नहीं देता। क्या मैं कह सकता हूं कि मुझे मसला 100 से नहीं है, इस 50 से? क्योंकि जब तक ये रियलाइज नहीं होगा तब तक मैं कहूंगा ये अनरियलाइज प्रॉफिट है, इस पूरे ग्रुप ने ये कमाया नहीं है। तो हम सिंपल एक काम क्यों नहीं करते हैं कि हम इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट निकाल के उस पे अनसोल्ड स्टॉक की परसेंटेज लगा दें। सर अनसोल्ड स्टॉक कितना है सर? 60% है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर उसकी किताबों में मेरी इन्वेंट्री 60% बच गई है, तो 100 तो बचा ही बचा है, साथ साथ मेरा प्रॉफिट भी बचा हुआ है ना। तो मैं कह रहा हूं कि पूरा प्रॉफिट बचा हुआ है, यानी हम ये कह सकते हैं समझने के लिए, आपकी आसानी के लिए, कि सामने वाली सब्सिडरी ने इसको अपने पास 150 पे रिकॉर्ड किया था इनिशियली, जिसमें तो 100 जो 100 है वो ओरिजिनल है, और 50 मेरा प्रॉफिट है जो कि अब तक रियलाइज नहीं हुआ, जब ये आगे बेचेगा तब रिकवर होगा ग्रुप का। अच्छा, तो सर अगर मैं ये कहूं कि इस इदारे ने टेक्निकली सब्सिडी ने उठा के कोई इस 150 का 40% बेचा है, तो वो बनता है सर कुल मिला के 60। तो मैं ये कह सकता हूं 150 का 40% का मतलब है इसका 40% दैट बिकम्स 40, और इसका 40% दैट बिकम्स 20।
ये उसने बेचा है तो इतना डी रिकग्नाइज हो गया ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ मुझे 100 से मसला नहीं है, ये 50 का प्रॉफिट है जो कि अब तक अनरियलाइज है। तो मैं क्यों इतनी लंबी करूं, मैं सिंपल एक काम करता हूं कि मैंने इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट उठाया, उसके ऊपर अनसोल्ड स्टॉक की परसेंटेज लगा दी, दैट इज 60%। तो सर क्या ये 30 का सीधा सीधा अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया? सर इट मेक सेंस। अच्छा अब आगे देखें, मैं आपको कैसे पिक्चोरियल तरीके से इसको समझाता हूँ कि ग्रुप में करना क्या आपने। अच्छा, आपने जैसे ही इसको अप्लाई किया आपके पास यहां पे ये कैलकुलेशन आ गई कोई अनरियलाइज प्रॉफिट की। तो सर क्या एग्जाम में ये डब्बे बनाएंगे? सर डब्बे बिल्कुल नहीं बनाने। आपने सिंपल एक काम करना, आप एक चीज करें, पेरेंट ने सब्सिडरी को जितना बेचा है, सही है जी, आप उसका पहले प्रॉफिट निकाल लें और उस प्रॉफिट को एलिमिनेट करने के बजाय आप सिंपल एक काम करें, उसके ऊपर अनसोल्ड स्टॉक की परसेंटेज चिपका दें। आपको पता लग जाएगा कि कितना ऐसा प्रॉफिट है जो अब तक रियलाइज नहीं हुआ। लॉजिकल सी बात है, मेरा कमाया हुआ प्रॉफिट जो मैंने सब्सिडी से कमाया वो उसकी इन्वेंट्री में मौजूद है। जितनी इन्वेंट्री बच गई प्रॉफिट भी उतना ही बच जाएगा। सिंपल इस पे परसेंटेज अप्लाई करना अनसोल्ड का, आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब समझने के लिए, जब मैं अनएडजस्टेड बैलेंस शीट की बात करूं तो अकाउंट रिसीवेबल वही 150 होगा, इन्वेंट्री कितने पे आ रही होगी, 90 पे आ रही होगी, अकाउंट्स पेबल कितने पे होगा, 150 पे होगा। आपको पता है बखूबी कि आप अभी इसके अंदर अकाउंट्स पेबल रिसीवेबल को तो वैसे ही एलिमिनेट करेंगे जैसे पहले किया है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, पेरेंट एंटिटी ने अगर ये प्रॉफिट कमाया है तो ये पूरे 50 का प्रॉफिट पेरेंट एंटिटी के अपने ग्रुप रिजर्व में अपनी रिटेन अर्निंग में होगा, ये बात मानते हो? तो सर मुझे अगर ये पता है कि अब तक ये प्रॉफिट नहीं कमाया ग्रुप ने, तो मुझे इस प्रॉफिट को हटाना है, तो मैं कहां से हटाऊंगा? सर डेफिनेटली ग्रुप रिजर्व से हटाऊंगा। मैंने सिंपल एक काम किया, ग्रुप रिजर्व को किया डेबिट और इन्वेंट्री को किया क्रेडिट। साहब ये इन्वेंट्री की भी लॉजिक बता दें, मैं तुम्हें बताऊं ग्रुप के लिहाज से कितना स्टॉक बचना चाहिए। सर 60, बचा हुआ कितना है 90। सर कितना ओवर स्टेटेड है 30। मैं भी तो यही कह रहा हूं, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि जो तुम्हारा प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है उतने से इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड है। तो आपने सिंपल एक काम ये करना है कि आपको जब पता था कि आपका प्रॉफिट उसकी इन्वेंट्री में है, तो जितनी इन्वेंट्री बच गई उतना प्रॉफिट भी बच गया। तो आपने सिंपल इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट निकाल के उस पर अनसोल्ड स्टॉक की परसेंटेज लगा दी, तो आपको मिल गया अनरियलाइज्ड प्रॉफिट उस स्टॉक के अंदर जो छुपा हुआ है। तो आपको पता है इतने से प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, इतने से स्टॉक भी इंक्रीज हुआ है। इन्वेंट्री को भी कम करो, प्रॉफिट को भी कम करो, बट यू नीड टू मेक श्योर कि प्रॉफिट किसका कम करना है। सेल किसने की थी? पेरेंट ने। पेरेंट का प्रॉफिट कहाँ होता है? ग्रुप रिजर्व में। तो माइनस भी कहां से करूंगा? सर ग्रुप रिजर्व से। ये बात क्लियर है? तो सर जब मैं एडजस्टेड बैलेंस शीट बनाऊंगा तो आपके पास अकाउंट रिसीवेबल 0 होगा, इन्वेंट्री 60 पे होगी, और सर अकाउंट्स पेबल कितना आ जाएगा? 0। और अगर मैं जाहिर सी बात है कंसोलिडेटेड बुक्स बना रहा हूं तो ग्रुप रिजर्व बनाऊंगा, तो टेक्निकली उसमें से मैं ये जो 30 का प्रॉफिट है वो माइनस कर दूंगा। और लॉजिकल बात है, ऊपर से इन्वेंट्री भी 30 से कम हो रही है, नीचे से इक्विटी भी 30 से कम हो रही है, आपकी बैलेंस शीट टाइड अप रहेगी। अच्छा अब इसको इलस्ट्रेटिव तरीके से और अच्छे से समझाता हूं, इधर देखिएगा। मैंने कहा प्रेजेंटेशन कैसे होगी इसकी कंसोलिडेटेड बुक्स में। सर मैंने कहा आप हमेशा ऐसे करते हैं ना, रिटेन अर्निंग, सही है जी, एट एक्विजिशन, एट रिपोर्टिंग डेट, ऐसा ही है जी। ये देखें 35 का प्रॉफिट किसने कमाया है? सब्सिडी ने। और ये 35 का प्रॉफिट मानते हो ग्रुप के बाहर का है ना, ग्रुप के बाहर का, ग्रुप के बाहर से कमाया, अल्टीमेट सेल हुआ है यहां से। अच्छा जी आगे, अब मैं तुमसे पूछूं, पोस्ट एक्विजिशन भी 35 आ गया, ये जो हमने आज तक किया है। अच्छा ग्रुप रिजर्व, रिटेन अर्निंग पेरेंट का 50 कैसे? सर ये वाला 50 ये आ गया। अच्छा पेरेंट का प्रॉफिट पेरेंट की बुक्स में, सब्सिडी का प्रॉफिट सब्सिडी की बुक्स में। आज सब्सिडी का प्रॉफिट घुमा के अपने पास लेके आते हो और जिसको नाम क्या देते हो? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ऐसा ही है। अच्छा जी, जैसे ही आपने पोस्ट एक्विजिशन यहां पे पार्क किया 35 का, आपको मैं एक बात बताता चलूं, मुझे इस मसला 35 से नहीं है, मुझे मसला उस 50 से, पर पूरे 50 से नहीं है, क्योंकि 50 में से कुछ रियलाइज हो गया। सर कितना रियलाइज नहीं हुआ? सर आप कहेंगे 30, अभी सिखाया। तो सर क्या मैं इस 50 पे 60% लगाऊं तो क्या मुझे पता है ये रियलाइज अब तक नहीं हुआ? तो रियलाइज नहीं हुआ तो क्या इसको प्रॉफिट में रहने दूं या हटा दूं? सर डेफिनेटली हटा दें। तो आपके पास कुल मिला के 55 आ जाएगा, जो कि आपके पास यहां से इनलाइंड है। क्लियर है जी आपकी बात ये? अच्छा जी सर, अब बात कर लेते हैं कि अगर सब्सिडी पेरेंट एंटिटी को डिविडेंड दे तो उसकी ग्रुप के अंदर अकाउंटिंग और एडजस्टमेंट कैसे होगी, तो वो देख लेते हैं। अच्छा जी, मेरी इस एग्जांपल में
हम सब्सिडी के अंदर ओन करते हैं कोई 80%। सही है जी। सब्सिडी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है कोई 1 लाख का। अब मुझे बताएं कि ये जो 1 लाख का डिविडेंड है इसने क्या सिर्फ पेरेंट को दिया होगा या तमाम शेयर होल्डर्स को? सर तमाम शेयर होल्डर्स का मतलब ये है कि इसमें कुछ पेरेंट का हिस्सा है 80% तक और कुछ एनसीआई का हिस्सा है यानी 20% तक। मुझे एक बात बताएं, सब्सिडी ने एक एंट्री बनाई होगी रिटेन अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, यदि आपके सामने आ रही है। अच्छा जी, पेरेंट एंटिटी ने एंट्री बनाई होगी डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट 80,000 रुपये से। अच्छा, अब एक बात समझिएगा, देखें ये बात याद रखिएगा कि डिविडेंड देना एक्सपेंस नहीं है, ये है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेंस नहीं है क्योंकि रिटेन अर्निंग से होती है। अच्छा जी, अब मैं पेरेंट एंटिटी की बात करूं तो पेरेंट एंटिटी के लिए ये इनकम है। क्या आप ये मानते हैं कि ये इनकम पेरेंट एंटिटी की अपनी रिटेन अर्निंग में होगी? डेफिनेटली होगी क्योंकि इसने इनकम बुक की है। तो जब आप ग्रुप रिजर्व बनाएंगे ऑनवर्ड्स तो उस ग्रुप रिजर्व के अंदर ये इनकम का इम्पैक्ट ऑलरेडी शामिल होगा जो आपको बैलेंस शीट डेट पे मिलेगी, रिपोर्टिंग डेट पे। सही है जी। अच्छा, पहले तो हम एक सिंपल सा काम कर लेते हैं, रिसीवेबल पे बात कर लेते हैं, इनकम की बात कर लेते हैं कि एलिमिनेट करनी है नहीं करनी है। अच्छा जी, अभी हम सिर्फ रिसीवेबल की बात कर लेते हैं। रिसीवेबल के केस में हम ये कहेंगे कि भाई मेरा अपने आप से रिसीवेबल कुल मिला के 80,000 का है, तो मैं अपने आप से रिसीवेबल को हटा दूं 80,000। सामने वाली कंपनी को, पेरेंट एंटिटी को 1 लाख पे नहीं करना, 80,000 पे करना, तो क्या मैं कह सकता हूं रिसीवेबल एंड पेएबल ऑफ डिविडेंड शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम 80,000 इन दिस केस। सर हमने सिंपल एक काम ये करना है, हमें ये देखना है कि डिविडेंड रिसीवेबल ऐसे मिलेगा, पेएबल ऐसे मिलेगा, तो हमें एडजस्टमेंट जो पार्क करनी है वो 80,000 की करनी है। तो सर हमारी एडजस्टेड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में डिविडेंड रिसीवेबल नाम की कोई चीज नहीं आएगी। हाँ आ सकती है अगर कोई डिविडेंड रिसीव करना हो ग्रुप के बाहर से, ना के सब्सिडी से। डिविडेंड पेएबल आएगा 10,000 का। सर ये 10,000 नहीं है सर, ये है हमारा 20,000। अच्छा, अब ऑनवर्ड्स मुझे एक बात बताएं, ये जो हमारे पास 20,000 का डिविडेंड पेएबल है, आप ये याद रखें ये डिविडेंड पेएबल टू एनसीआई है। इस कंपनी के वो मालिक जो इस कंपनी को कंट्रोल नहीं करते, वो टेक्निकली ग्रुप के बाहर के बंदे हैं ना। ग्रुप का मतलब क्या, पेरेंट और उसकी सब्सिडीज। पर अगर कोई पैसा पेरेंट और सब्सिडी के बीच में आ रहा है तो भाई आपने वो एलिमिनेट किया ना, वो रिसीवेबल पेएबल एलिमिनेट किया। ये तो एनसीआई एक थर्ड पार्टी है तो उसका पेएबल तो दिखाओगे ना, क्योंकि ये पैसा ग्रुप के अंदर नहीं रहेगा, ग्रुप के बाहर जाएगा। ये बात तो समझ आ गई हमें बैलेंस शीट में कि जब भी सब्सिडरी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो मैं अपना हिस्सा जो रिसीवेबल बुक किया हुआ होगा उसका रिसीवेबल एलिमिनेट करूंगा, उसी हद तक पेएबल एलिमिनेट करूंगा। जो पेएबल रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका रह जाएगा सर, पेएबल टू एनसीआई रह जाएगा। अब ये तो बात हो गई है रिसीवेबल और पेएबल की। आए अब बात करते हैं कि इनकम का क्या करना है। इसको बहुत सुकून से समझिएगा, ये आखिर तक लोगों को दिमाग में नहीं बैठता ये कॉन्सेप्ट, तो इसलिए तुम्हारे लिए इलस्ट्रेशन बना के आया हूं ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट। आए जी, इसकी डिविडेंड इनकम की बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि डिविडेंड इनकम को कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। क्यों नहीं करना अभी बता देता हूं आगे जी। पर आगे जाने से पहले एक चीज याद रखिएगा, सब्सिडी के डिविडेंड डिक्लेयर करने से एनसीए का पैसा उसको रियलाइज हो जाता है। अब ये जो स्टेटमेंट मैंने दी है वो अगले आपको 2 3 5 मिनट में समझ आएगी। हमने कहा सर आए समझते हैं इस बात को। आप अज्यूम ये करें कि इस सब्सिडी का शेयर कैपिटल एक्विजिशन पे 1 मिलियन का है, रिटेन अर्निंग 2 मिलियन का है, कुल मिला के 3 मिलियन के नेट एसेट्स आ गए एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, इस सब्सिडी ने प्रॉफिट कमाया 5 लाख का, डिविडेंड दिया 1 लाख का, तो इसके रिटेन अर्निंग में रिपोर्टिंग डेट पे नेट कितना बचा होगा सर, 4 लाख। क्या आप ये बात समझ सकते हैं कि रिपोर्टिंग डेट पे शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया? रिपोर्टिंग डेट पे इसके पास जो रिटेन अर्निंग में अमाउंट बचेगी वो होगी 2.4 मिलियन। हमारे कुल मिला के 3.4 मिलियन आ गया। अच्छा, अब सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सर जब आप पोस्ट एक्विजिशन निकालेंगे तो वो आ गया 4 लाख। क्या आप ये मानते हैं ये 4 लाख रुपए जो पोस्ट एक्विजिशन है ये दो चीजों का नेट है? सही है जी, दो चीजों का नेट है। अच्छा, वो दो चीजें नेट क्या है इस 4 लाख के अंदर? सर एक 5 लाख का प्रॉफिट इसके अंदर शामिल है और 1 लाख का नेगेटिव डिविडेंड इसमें शामिल है। आपकी नजर में ये कितने हिस्सों में बटा? 2 हिस्सों में।
80 और 20। हमने कहा कि सर 80 और 20 में अगर आपने बांटा तो 80% इसका बनता है 320 और एनसीआई का 20% बनता है 80,000 रुपये। अच्छा तो सर क्या हम ये कह सकते हैं, कि 5 लाख का 80% बनता है 4 लाख। यानी असल में, प्लीज सुनिएगा बहुत फोकस के साथ, यानी असल में पेरेंट एंटिटी ने इस सब्सिडी से कमाए 4 लाख हैं, ऐसा ही है। जिसमें से अगर मैं बात करूं, प्लीज बहुत फोकस से सुनिएगा, जिसमें से अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इसमें 80,000 माइनस कर दूं तो कुल मिला के मेरे बनते हैं कितने, 320। तो सर टेक्निकली क्या आप ये बात मान रहे हैं कि अगर मैंने अपना पोस्ट एक्विजिशन निकाला है तो पोस्ट एक्विजिशन में दो चीजों का 80% है, एक प्रॉफिट का पॉजिटिव 80%, एक डिविडेंड का नेगेटिव 80%। प्रॉफिट का 80% पॉजिटिव बनता है 4 लाख और डिविडेंड का नेगेटिव 80% बनता है 80,000। तो सर हमारे पास कुल मिला के 320 आ रहा है, आप यहां पे देख सकते हैं। चलें जी आगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब आप बच्चों, प्लीज समझिएगा, जब आप बच्चों ग्रुप रिजर्व बनाएंगे, ग्रुप रिजर्व, तो ग्रुप रिजर्व के अंदर आप देखें आपकी रिटेन अर्निंग में अज्यूम करने सिर्फ यही है जो आपने सब्सिडी से कमाया था, दैट इज 80,000 का डिविडेंड। अभी पीछे सीखा, ये इनकम के एलिमेंट की बात हो रही है। अच्छा जी, आपसे मैं पूछता हूं पोस्ट एक्विजिशन के नाम पे आप 320 लेके आओगे, क्या आप ये मानते हो बेटा कि इस 320 के अंदर दो चीजों का इंपैक्ट है, एक 4 लाख पॉजिटिव, एक 80,000 नेगेटिव। आपको नहीं लगता कि इसके अंदर जो 80,000 नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव को खुद ही कैंसिल आउट कर देगा? समझाना ये चाहता हूं कि जब बैलेंस शीट तुम लोग बनाओगे तो सब्सिडी ने अपने नेट एसेट्स में इसको नेगेटिव बुक किया हुआ है। बहुत तामुल से सुनो, सब्सिडी ने डिविडेंड डिक्लेयर करते वक्त इसको अपने नेट एसेट्स में नेगेटिव बुक किया हुआ है। तुमने इस नेगेटिव का अपने पास अपना हिस्सा पॉजिटिव बुक किया हुआ है। तो क्या मैं कह सकता हूं तुम्हारे पास उस डिविडेंड के 1 लाख के डिविडेंड का अपना हिस्सा 80,000 पॉजिटिव है और वही तुम्हारे पास 1 लाख का नेगेटिव 80% तुम्हारे पास नेगेटिव आ रही, प्लस माइनस क्या कर रहा है, जीरो। मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि जब भी सब्सिडी पेरेंट को डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो इनकम की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी। रीजन बीइंग, इनकम की इसलिए एडजस्टमेंट नहीं होगी क्योंकि वो वहां से नेगेटिव निकल के यहां पे पॉजिटिव इसको खुद ब खुद क्या कर देगा, जीरो कर देगा। दैट मीन्स कि देयर इज नो नीड टू डू एनी एडजस्टमेंट इन ग्रुप रिजर्व। वो प्लस माइनस क्या हो गया, जीरो। उसको यूं समझा जाएगा कि एक गुल्लक से पैसे निकल के दूसरे गुल्लक में आ रहे हैं, बैलेंस शीट में सिर्फ रिसीवेबल पेबल का मसला था, आपने उसको एलिमिनेट कर दिया। ये बात क्लियर है? चलें जी, तो सर क्या हम कह सकते हैं कुल मिला के हमारे पास टेक्निकली वही पैसा बच जाएगा जो इस सब्सिडी का प्रॉफिट है, जो इस सब्सिडी का प्रॉफिट है। अच्छा इसके अलावा कोई पेरेंट की कमाई होती है वो आती है, अभी हमने सिर्फ अज्यूम क्या किया है कि ये वो कमाई है जो हमने सब्सिडी से कमाई थी। आपको ये बात क्लियर है कि सामने वाले का नेगेटिव 1 लाख आपके पास 80% आ रहा है तो वो 80,000 बन गया। तो इस 320 में दो इम्पैक्ट है ना, एक 4 लाख पॉजिटिव और एक 80,000 नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो बच कितना आ रहा है सर, सिंपल, वो जो सब्सिडी से कमाया हुआ प्रॉफिट है 4 लाख। आई होप दिस इज क्लियर। यानी सर जब भी सब्सिडी पेरेंट एंटिटी को कोई डिविडेंड डिक्लेयर करेगी या ऑलरेडी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो आपने इनकम या ग्रुप रिजर्व में कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है। एक का नेगेटिव जो यहाँ पे घूम के आएगा उस पॉजिटिव को खुद ही नेट ऑफ करेगा। आपने सिर्फ क्या करना है, रिसीवेबल और पेबल को एडजस्ट करना है, 100% नहीं, अपनी हद तक। आगे सुनिए, मैंने कहा आप बात करते हैं एनसीआई की। मैंने पीछे एक स्टेटमेंट दी थी, वो स्टेटमेंट ये थी कि जब भी सब्सिडी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो एनसीआई का जितना हिस्सा बनता है वो उसको रियलाइज हो जाएगा, यानी ग्रुप के बाहर पैसा चला जाएगा। आए देखते हैं कैसे। मुझे बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस कंपनी के नेट एसेट्स 3 मिलियन थे और 3 मिलियन का 20% का शेयर बनता है कितना, 6 लाख। क्या मैं कह सकता हूं इस सब्सिडी के अंदर एनसीआई का हिस्सा इज इक्वल टू 6 लाख रुपीस? अच्छा अब ये एनसीआई जितना भी कमाएगा वो इसके गुल्लक में जमा होता जाएगा, अब मेरी बात सुने, इस सब्सिडी ने 5 लाख कमाया है। सर 5 लाख का अगर मैं 20% लूं, 5 लाख का अगर मैं 20% लूं वो कितना बनता है, 1 लाख। क्या आप ये मानते हैं इस एनसीआई की टेक्निकली कमाई 1 लाख है?
बट मैं आपको बताऊं, इस सब्सिडी ने कुल मिला के, अगर मैं वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, 6 लाख रुपए साल के शुरू में था, 1 लाख और कमाया, कुल मिला के एनसीआई की इक्विटी होनी कितनी चाहिए थी सर? कुल मिला के एनसीआई की जो इक्विटी होनी चाहिए थी वो आपकी कुल मिला के 7 लाख रुपीज होनी चाहिए थी। बट आप यहाँ पे वाजे तौर पे देखें, ये कितना आ रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कितनी आ रही है, 80,000। क्या मैं कह सकता हूँ ये डिस्ट्रीब्यूशन नेट ऑफ डिविडेंड है? और इक्विटी में सारी चीजें कैसी जाती है, नेट ऑफ डिविडेंड। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये 1 लाख पॉजिटिव और ये 20,000 नेगेटिव, ये ऐसे बना है? तो क्या हम कह सकते हैं कि जब भी हम यहाँ पे पोस्ट एक्विजिशन पार्क करेंगे तो उसके अंदर डिविडेंड ऑलरेडी नेट हुआ होगा? तो मैं आपसे एक बात पूछूं, टेक्निकली एनसीआई ही एक ऐसा बंदा है, एनसीआई एक ऐसी पार्टी है जिसको डिविडेंड मिलना चाहिए ग्रुप के बाद। क्योंकि देखो, अब लॉजिकल बात कर सकता हूँ क्योंकि पिक्चर सामने रख दी है। पेरेंट और सब्सिडरी सिंगल एंटिटी है। सब्सिडरी की जेब से जो डिविडेंड निकल के पेरेंट की बुक्स में जा रहा है उसका इम्पैक्ट जीरो है, अभी बताया। तो ऐसा कौन सा पैसा है सर, 20,000 रुपए से वैसा पैसा है जो ग्रुप के बाहर जा रहा है? और वही तो वो पैसा है जो एनसीआई को रियलाइज हो रहा है, एनसीआई के गुल्लक में से जो बन रहा था मैंने उसमें से उसको दे दिया। और वो कितना है, 20,000। तो देखें टेक्निकली क्या यहाँ पे 80,000 पार्क करने से हुआ ये कि मैंने उसको 1 लाख शेयर नहीं दिया है, उसको 1 लाख माइनस 20,000 का हिस्सा दिया है। तो सर जो वो 80,000 था, भाई 80,000 का तो इम्पैक्ट ही नहीं है, प्लस माइनस क्या हो गया, जीरो। दैट मीन्स देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन ग्रुप। तभी तो मैंने 80,000 से पेबल रिसीवेबल को भी हटा दिया था। पेबल सिर्फ कितना बचा था, 20,000। और देखो ग्रुप के बाहर टेक्निकली अब यूं सोचते हैं, एक ब्रॉडर विजन। सब्सिडी ने 1 लाख का डिविडेंड दिया, 80,000 एक जेब से निकल के दूसरी जेब में आ गया, कोई इंपैक्ट नहीं है। पर क्या आप ये कह सकते हैं कि जब भी सब्सिडी डिविडेंड देगी, उस सब्सिडी के डिविडेंड में से सिर्फ एनसीआई का ही एक ऐसा हिस्सा होगा जो ग्रुप के बाहर जाएगा? तो टेक्निकली सब्सिडी के डिविडेंड डिक्लेयर करने से एक ही काम हो रहा है, एनसीआई डेबिट हो रहा है, यानी एनसीआई कम हो रहा है, और डिविडेंड पेबल क्रेडिट हो रहा है। टेक्निकली कितने से, 20,000 रुपए से। तो सर हम एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में जब भी सब्सिडी डिविडेंड डिक्लेयर करें, सही है जी, और पेरेंट ने उस इनकम को रिकॉर्ड कर लिया हो, तो आप सिंपल एक काम करना, रिसीवेबल पेबल को अपनी हद तक हटा देना। तो सर इनकम का क्या करेंगे, आप सोचें क्या करना है। इनकम का हमें कुछ भी नहीं करना, रीजन बीइंग जो नेट एसेट्स में से 1 लाख नेगेटिव पेरेंट एंटिटी के पास जाएगा वो प्लस माइनस जीरो कर देगा, और जो नेट एसेट्स में से नेगेटिव एनसीआई के पास जाएगा वो उसका पैसा उसको रियलाइज करके दे देगा। तो टेक्निकली हम ये कह सकते हैं कि इक्विटी में जो एनसीआई का पैसा उसको जा रहा है 20,000, वो यहां से ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा और आपकी बैलेंस शीट में पेबल ऑटोमेटिकली कितना रह जाएगा सर, 20,000 रुपए का। आई होप दिस इज क्लियर। आपने सिर्फ एक काम करना है, अपने रिसीवेबल पेबल को एलिमिनेट करना है, एनसीए का पैसा जो उसको मिलना चाहिए वो रियलाइज हो भी जाएगा, और आपकी बैलेंस शीट में पेबल भी सिर्फ कितना रह जाएगा, 20,000 रुपए का, ये जितना बनता है ऑन व्हाटसोएवर आगे केसेस में। तो सर सिंपली ये कंक्लूजन निकलता है इस बात का कि जब भी सब्सिडी डिविडेंड देगी तो सिर्फ एक ही इंपैक्ट होगा, एनसीआई डेबिट और एनसीआई का डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। और जब आप रिसीवेबल पेएबल को अपने वाले को एलिमिनेट कर देंगे तो ये वाली एंट्री खुद ब खुद रह जाएगी। क्लियर है जी? अच्छा जी, ये बात कर लेते हैं कि अगर पेरेंट एंटिटी सब्सिडरी को कोई पीपी बेचे तो क्या होगा, और सब्सिडरी अगर पेरेंट एंटिटी को कोई पीपी बेचे तो क्या होगा। उसको बड़े लॉजिकल और बिल्कुल एनिमेटेड वे में समझते हैं ताकि ये चीज़ आप आराम से ग्रैब करें। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। इसके बाद बेसिकली जब ये कॉन्सेप्ट करा दूंगा मैं, तो इसके बाद बेसिकली हम कॉम्प्रिहेंसिव सवाल करेंगे जिसमें सारी एडजस्टमेंट्स होंगी ताकि आपका हाथ साफ हो। तो इसके बाद मैंने टेक्निकली आपको कोई 3 सवाल करवाने हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंट्राग्रुप एडजस्टमेंट्स होंगी और उसके इम्पैक्ट्स देखेंगे हम, सही, जो उसकी समरी भी बनवा दूंगा कि कब आपको कैसे कौन सी चीज़ हैंडल करनी है। और जैसे जैसे आगे चीज़ें ऐड होती जाएंगी उसकी समरी भी बनती जाएगी ताकि आपका एक माइंड मैप बनता रहे कि किस तरीके से सवाल को हैंडल करना है, टैकल करना है और आगे लेके चलना है। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा भाई, डिस्पोजल किया है पेरेंट ने पीपीई का सब्सिडरी को, तो आए जरा देख लेते हैं कैसे करना है उसको। अच्छा, पर पहले केस में मेरी अजम्पशन ये होगी कि पेरेंट एंटिटी ने ये डिस्पोजल किया साल के आखिर में यानी रिपोर्टिंग डेट पे। दैट मीन्स कि कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगा, सिंपल उसने साल के आखिर दिन पे उठा के एक पीपी उठा के सब्सिडरी को बेच दिया एट सम प्राइस एट सम गेन। आए देखते हैं कैसे उसको देखना है। अच्छा भाई, पेरेंट एंटिटी ने एसेट बेचा है 5 लाख रुपए का जिसकी कैरिंग अमाउंट थी पेरेंट एंटिटी की किताबों कितने की, 4 लाख रुपए की। हमने कहा कि सर पेरेंट एंटिटी ने एक एंट्री बनाई होगी कैश डेबिट पीपी क्रेडिट और गेन ऑन डिस्पोजल क्रेडिट। ये बात अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये 1 लाख रुपए का गेन किसकी बुक्स में होगा सर, पेरेंट एंटिटी की बुक्स में होगा। कहाँ पे आ रहा होगा सर, जब ग्रुप रिजर्व बनाएंगे उस रिटेन अर्निंग में ऑलरेडी
शामिल होगा। फिर एक और सवाल पूछता हूँ, पीपी किसकी बुक्स में होगा सर? पीपी होगा सब्सिडरी की बुक्स में, पर 4 लाख पे नहीं, 5 लाख पे कैरियर होगा। ये रहा सर। अच्छा, अब पेरेंट और सब्सिडरी दोनों उठा के आपको अपने एफएस दे देंगे, और सर वो कुछ इस तरीके से आ रहे होंगे, 5 लाख रुपए ये आ रहा होगा, रिटेन अर्निंग पेरेंट की ये आ रही होगी। अच्छा, बाकी चीजें भी होंगे, मैंने बाकी अदर थिंग्स कांस्टेंट रख के सिर्फ इसका इम्पैक्ट समझना है। आगे सुनिएगा। फिर मैंने कहा कि जब आप इसकी कंसोलिडेशन करेंगे ना, तो बेटा ऐसा लगेगा कि 4 लाख का एक ही ग्रुप का पीपी 5 पे पहुंचा हुआ है। तो सर आप जब इसको एक एंटिटी मानते हो, ये गेन तो रियलाइज तो नहीं हुआ ना। ये ना पीपी आगे बिका है, ना ये पीपी यूज हुआ है। देखें, रियलाइजेशन के दो तरीके हैं, या तो पीपी यूज हो के डेप्रिशिएट हो जाए, या तो ये पीपी बाहर बिक जाए। तो सर ये तो साल के आखिरी दिन में बेचा और ये कोई बाहर नहीं बिका। तो सर आप बखूबी समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहूंगा, कि जिसकी किताबों में गेन है वहां से माइनस कर दो, तो ग्रुप रिजर्व हो जाएगा डेबिट, और सर पीपी हो जाएगा क्रेडिट। तो सर हम ऐसे बोलेंगे कि अगर ये एसेट कभी डिस्पोज ना हुआ होता तो ग्रुप में कितने का होता सर? 4 लाख का होता, और हमारा कोई रिटेन अर्निंग या ग्रुप रिजर्व कुछ भी नहीं आता अगर सिर्फ यही गेन है। आई होप दिस इज क्लियर। आए लेके चलते हैं कि अगर ये डिस्पोजल पेरेंट ने इस साल के या किसी भी साल के शुरू में किया हो, याद रखिएगा मैं ये नहीं कह रहा कि एक्विजिशन डेट पे किया हो, मैं कह रहा हूं जो ईयर चल रहा है उस साल का शुरू हुई है। आए जी देखते हैं। अच्छा, पहले आगे जाने से पहले ये चीज देख लेते हैं, हाँ जी, कि अगर सब्सिडी ने बेचा हो तो ये गेन कहाँ होता? नेट एसेट्स में। तो ये माइनस कहाँ से होता? नेट एसेट्स एट रिपोर्टिंग डेट पे सब्सिडी का पीबी कम हो जाता। सेम केस है कि अगर पेरेंट एंटिटी का गेन है ग्रुप रिजर्व से माइनस करो, सब्सिडी का गेन है नेट एसेट्स एट रिपोर्टिंग डेट से माइनस करो। क्लियर है जी? आगे। अच्छा जी, हमने कहा कि भाई ये एसेट बेचा है स्टार्ट ऑफ द ईयर पे। मैं फिर कह रहा हूँ ये एक्विजिशन डेट नहीं है, ये जो भी साल चल रहा है 20, 21, 22 व्हाटसोएवर, ये उस साल का शुरू है। अच्छा जी, कैरिंग अमाउंट वही 4 लाख है और रिमेनिंग लाइफ इसकी है कोई 4 साल की। हमने कहा कि भाई कैश हो गया डेबिट 5 लाख से, पीपी चला गया, गेन ऑन डिस्पोजल आ गया। यू नीड टू मेक श्योर एंड यू नीड टू मेक योर सेल्फ, सही है, वेरी अवेयर अबाउट दिस, कि भाई आपने इसको बहुत सुकून से समझना है, क्योंकि ऐसे केसेस आते हैं। सही जी, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वगैरह से भी लिंक बनाऊंगा, तो प्लीज सुनिएगा उसको फोकस के साथ। अच्छा जी, मैंने कहा ये गेन पेरेंट एंटिटी ने अपनी किताबों में रखा हुआ होगा, ग्रुप रिजर्व में रिटेन अर्निंग में ऑलरेडी आ रहा होगा। अच्छा, सब्सिडरी ने अपने पास इस एसेट को रिकॉर्ड कर लिया कोई 5 लाख पे। अब एक चीज समझें, क्या मैं कह सकता हूं मेरा ये जो गेन है इसके पीपी में शामिल है? ऐसा ही है। इसके पीपी के दो चंक्स हैं, एक ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट 4 लाख की, एक इंक्रीमेंटल गेन 1 लाख का। आप खुद बताएं, जब सब्सिडीज एसेट को डेप्रिशिएट करेगी, खुद सोचें, तो क्या वो सब्सिडी इस एसेट को डेप्रिशिएट करते हुए क्या ये मानते हैं कि इसके अंदर छुपे हुए 4 लाख को भी डेप्रिशिएट करेगी और इंक्रीमेंटल 1 लाख को भी डेप्रिशिएट करेगी? ये बात याद रखिएगा। तो सर देखें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया कोई 1.25 का, और सर ये 1.25 का बताऊं कैसे आया है? ये आया है 1.25 का ऐसे कि सर आपने 4 लाख को डिवाइड किया 4 से, 1 लाख आ गया, और सर आपने 1 लाख को डिवाइड किया 4 से, तो ये 25 आ गया। दो चीजें इसमें डेप्रिशिएट हुई हैं, ये बात याद रखिएगा। अच्छा जी, अब अगर मैं बात कहूं आपसे, अगर ये कभी, प्लीज सुनिएगा, अगर ये एसेट कभी पेरेंट से सब्सिडी के पास गया ही नहीं होता, तो क्या आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि ग्रुप में कोई गेन वेन नहीं होता, सिर्फ डेप्रिसिएशन होता? कितने का सर? 1 लाख का। अब मैं जैसे सही करूं, अकाउंटिंग यही होनी चाहिए। आए देखते हैं कैसे। मैंने कहा आप ये सोचें कि सब्सिडी ने, अब अगर मैं बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रखूं, तो अपने रिटेन अर्निंग में यानी अपने पीएनएल में, और पीएनएल से रूट होकर रिटेन अर्निंग में 1,25,000 का क्या बुक किया होगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये देखें नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, ऐसा ही है। अच्छा, फिर इसके दो हिस्से मैंने अभी आपको बताया। क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इसकी एडजस्टमेंट निकालना चाहूं, तो मैंने बोला कि भाई पहले ये देखो कैरिंग अमाउंट है क्या? सर कैरिंग अमाउंट कितने की आ रही होगी सब्सिडी की बुक्स में? सर 5 लाख माइनस 1.25, 3.75 पे ये एसेट अपीयर हो रहा होगा। आपको एग्जाम में देखना है कैरिंग अमाउंट होनी क्या चाहिए, कितनी होनी चाहिए सर? 3 लाख। एडजस्टमेंट कितने की आ रही है? 75,000 रुपए की। अब मैं इसकी लॉजिक देता हूं कि गेन 1 लाख का था सर, एडजस्टमेंट 75 की आ रही है, क्यों हो रहा है ऐसा? सुनिएगा। मैंने कहा सर आप मुझे एक बात बताएं, एंट्री तो ये बन जाएगी, क्यों बनेगी उसकी लॉजिक दे रहा हूं। मुझे बताएं ग्रुप रिजर्व के अंदर रिटेन अर्निंग में कितने का गेन आ रहा है? 1 लाख का। बच्चों क्या पेरेंट ने बुक किया होगा? डेफिनेटली यस। मैं आपसे पूछ रहा हूं, पोस्ट एक्विजिशन के नाम पे
क्या आप 1.25 लेके आएंगे? हाँ या नहीं? यस सर, बिल्कुल लेके आएंगे। अब आखिरी बात का जवाब दो। जो 1.25 तुम पोस्ट एक्विजिशन के नाम पे अपने पास लेके आ रहे हो, तो क्या उस 1.25 में, 1.25 के अंदर 25,000 रुपये का इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है? क्या मैं कह सकता हूँ कि वो जो पोस्ट एक्विजिशन घूम के मेरे पास आ रहा है ना, वो 1 लाख में से 25,000 के गेन को ऑटोमेटिकली रिवर्स कर रहा है? तो बच कितना रहा है सर? 75,000। तो मैं रिवर्स भी कितना करूंगा? 75,000। इसको हम यूं भी कहते हैं इस IFRS की जबान में कि 25,000 रुपये का गेन रियलाइज हो गया थ्रू डेप्रिसिएशन। और गेन रियलाइज ऐसे भी हो सकता है कि अगर ये एसेट बाहर बिक जाए, पर क्योंकि बाहर नहीं बिका, ये यूज हुआ है, तो जो 25,000 रुपये का इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, अब इसको सोचें, जो मेरी इनकम थी सामने वाले के लिए कॉस्ट थी, तो उसने इस कॉस्ट को इंक्रीमेंटली डेप्रिशिएट भी किया 1 साल, दैट विल बिकम इक्वल टू 25,000। और आप यूं भी तो कह सकते हैं ना कि उस 1 लाख को रिवर्स करने ही लगा था, मुझे याद आया कि उसमें से 25,000 खुद इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के नाम पे क्या हो चुका है? रिवर्स हो चुका है। तो बचा कितना? 75। रिवर्स भी कितना करूं? 75। तो सर सिंपल हमें एग्जाम में भी ये करना है कि आपने ये देखना है कैरिंग अमाउंट है क्या, होनी क्या चाहिए, दोनों के डिफरेंस से एडजस्टमेंट पार्क करनी है। सर आपने 75,000 से ग्रुप रिजर्व को कम किया और पीपी को कम कर दिया 75,000 से, क्योंकि पीपी आना चाहिए 3 पे, आ रहा है 375 पे। तो एडजस्टमेंट कितने की? 75,000 की। सर आपको यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ, आप देखें। अनरियलाइज प्रॉफिट जैसे ही आपने माइनस किया, इसकी बॉटम लाइन देखिए कितनी आ गई? 1 लाख की। और मैंने आपको पहले ही बताया था, ग्रुप के लिहाज से कोई गेन वेन नहीं होना चाहिए था, ग्रुप के लिहाज से सिर्फ क्या होना चाहिए था? 1 लाख का डेप्रिसिएशन। क्या बॉटम लाइन पे 1 लाख का डेप्रिसिएशन ही बचा है? अब आगे सुना, ये तो बेचा था पेरेंट ने सब्सिडरी को। मैंने कहा कि 1 लाख का गेन कमाया, क्या मैं 1 लाख रिवर्स करूं? या इस 1 लाख में से मुझे पता है कुछ डेप्रिशिएट हो गया होगा, तो सर वो जो डेप्रिशिएट हो गया होगा वो तो रिवर्स हो गया ना। जो बचा कुचा है मैं वो रिवर्स करूंगा, तो टेक्निकली मैंने बाकी बकाया रिवर्स कर दिया। अब मुझे पता है ये जो बकाया गेन है आफ्टर डेप्रिसिएशन, वो कहाँ पड़ा हुआ है? पीपी में पड़ा हुआ है। तो मैंने ग्रुप रिजर्व को भी कम किया, पीपी को भी कम किया, बैलेंस शीट टैली हो गई। अब अगर मैं कॉरेस्पॉन्डिंग देखूं इसका उल्टा केस, कि अगर सब्सिडी बेचे, तो आपको बखूबी पता होना चाहिए कि यही अमाउंट कहाँ से माइनस होती? नेट एसेट्स में से। अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ, अगर ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आप 2 साल बाद बना रहे हैं, तो आपको क्या ये बात समझ आ रही है कि दूसरे साल में, देखिए ये तो इसका कोई ट्रायल बैलेंस तो नहीं बनता ना, दूसरे साल में ये कितना इंक्रीमेंटली डेप्रिशिएट हो चुका होगा? सर 50,000। तो गेन कितना बचा होगा? 50,000। रिवर्स भी कितना करेंगे? 50। उसके अगले साल 75 इंक्रीमेंटली डेप्रिशिएट हो चुका होगा, तो आप रिवर्स कितना करेंगे? 25, क्योंकि बचा भी कितना होगा? 25। आई होप दिस इज क्लियर। ये थी हमारी इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू पीपी। अब जो आगे जाके कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं वो मैं एसोसिएट के बाद भी कराऊंगा, जिसमें पेरेंट ने सब्सिडरी को कोई पीपी दिया, सही है, उसने आगे लीज कर दिया, और सर अगर पेरेंट ने सब्सिडरी को कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दी हुई है, कोई लीज पे चीज दी हुई है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, हेड लीज, सब लीज, ये सारी चीजें हमें करनी है। पर सर उसके लिए पहले इसके 3 सवाल करके थोड़ा सा हाथ साफ कर लेते हैं। सही है जी, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।